हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। तालिबान ने हिंदू मंदिरों पर जो ऐलान किया है वो हर एक भारतीय के रग रग तक पहुंचना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की दशा बेहद दयनीय है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने हिंदू मंदिरों पर ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। और इसी बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है ताकि तैनातनी को कम किया जा सके, मगर तालिबान ने उन्हें वीजा देने से साफ इनकार कर दिया है। एक तरफ तालिबान ने पहले पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया, फिर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, और अब जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री काबुल में जाने के लिए निमंत्रण मांग रहा है तो उसे अनुमति नहीं मिल रही है। ये पूरा खेल दर्शाता है कि तालिबान अब खानाबदोश अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके पर कब्जा जमाने के मूड में है, क्योंकि वहां टीटीपी समर्थन लगातार बढ़ रहा है और लोग अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब वो इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा है। यह भी कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में इनडायरेक्ट तरीके से टीटीपी का शासन चलता है और पाकिस्तानी सैनिक इस पूरे इलाके में जाने से घबराते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि वो उसके एक बात को नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बिना खबर दिए काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसने पूरे तालिबान को भड़का दिया। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक ने तालिबान को खूंखार बना दिया है और अब वो खुलकर सामने आ रहा है। और फिर आगे जानेंगे कि कैसे अचानक पाकिस्तान की पुलिस पागल हो गई और अपने ही नागरिकों पर इतनी बड़बड़ गोलीबारी कर दी कि करीब 250 मासूम पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई। यानी अगर आप पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसी कारण वहां प्रदर्शन और भी बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव पर पाकिस्तान की सहमति ने अंदर ही अंदर पाकिस्तानी लोगों को भड़का दिया, और जब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उसे दबाने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने उन पर गोली चलाई, जिससे माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। पूरी चर्चा आगे बेहद विस्तार से होगी। और इसी के साथ हम देखेंगे कि कतर, जिसने तालिबान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, वो दुनिया भर में मध्यस्थता के लिए जाना जाता है। यहां तक कि उसने हमास और इजराइल के बीच भी सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर हमला हो गया। इजराइल ने कतर पर बमबारी की, और अब खबर आ रही है कि कतर के 3 सरकारी प्रतिनिधि जो हमास पीस डील में भाग लेने के लिए मिस्र गए थे, अचानक उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके पीछे के कारण समझेंगे और जानेंगे कि क्या इसमें इजराइल का कोई एंगल है। हालांकि मैं बता दूं कि ये एक हादसा है और अभी तक इजराइल का कोई ठोस एंगल सामने नहीं आया है, फिर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली में अफगान सिखों और हिंदुओं की तालिबान मंत्री से मुलाकात क्यों ऐतिहासिक मानी जा रही है। तो ये मुलाकात एक सामान्य औपचारिकता नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाली वो घड़ी थी जब अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय यानी सिख और हिंदू प्रतिनिधियों ने सीधे तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से संवाद किया। ये बैठक भारत की राजधानी दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में हुई, जहां मुत्तकी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी गुरुद्वारों और मंदिरों की देखरेख और मरम्मत के लिए तालिबान सरकार हर संभव सहायता देगी। यह आश्वासन ऐसे समय पर आया जब तालिबान की छवि हमेशा धार्मिक कट्टरता से जुड़ी रही है। दूसरी ओर प्रतिनिधियों ने मुत्तकी के भारत दौरे का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह किया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने मांग की कि अफगान सरकार भारत से प्रमुख सिख और हिंदू धार्मिक नेताओं को आमंत्रित करे ताकि वे वहां के ऐतिहासिक मंदिरों और गुरुद्वारों की बहाली में सहयोग कर सकें। इस मुलाकात से ये संकेत भी मिला कि तालिबान अब खुद को वैश्विक स्तर पर उदार और जिम्मेदार शासन के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। मुत्तकी ने दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित देवबंद का भी दौरा किया, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा केंद्र माना जाता है। उन्होंने वहां कहा कि देवबंद अफगानिस्तान से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है और अफगान विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त करें, यही उनकी इच्छा है। ये वक्तव्य तालिबान की ओर से भारत के प्रति सौहार्द और सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। मुत्तकी की यात्रा के जरिए तालिबान भारत को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब पुराने कट्टर शासन की राह पर नहीं, बल्कि नए सहयोग और संतुलन के रास्ते पर चलना चाहता है। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव किस वजह से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। तो हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कूटनीतिक बातचीत से ज्यादा बंदूक और बारूद की भाषा में बात कर रहे हैं। ये तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को काबुल और पख्तिका पर हवाई हमले किए। कहा जाता है कि पाकिस्तान ये हमला तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे से नाराज होकर किया था। यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश था कि पाकिस्तान अब तालिबान की स्वतंत्र विदेश नीति बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन तालिबान ने भी इस बार झुकने से इनकार कर दिया और 5 प्रांतों से पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया। अफगान सैनिकों ने 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इससे यह साफ हो गया कि अब तालिबान पाकिस्तान का कठपुतली शासन नहीं रहा। अब समझते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान के नेताओं को काबुल आने की अनुमति क्यों नहीं दी। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक ने तालिबान से मुलाकात करने के लिए काबुल आने का अनुरोध किया।
उनका उद्देश्य था कि इस विवाद को बातचीत से सुलझाया जाए और सीमा पर जारी संघर्ष को कम किया जाए। लेकिन तालिबान ने इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया। मुजाहिद ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पाकिस्तान अफगान संप्रभुता और सीमा की पवित्रता का सम्मान नहीं करेगा, तब तक किसी भी राजनयिक दौरे की अनुमति नहीं दी जाएगी। तालिबान ने यह भी कहा कि प्रतीकात्मक कूटनीति अब खत्म हो चुकी है, अब रिश्ता समानता और सम्मान पर आधारित होगा। यह बयान पाकिस्तान के लिए एक गहरी चोट था, क्योंकि बीते 2 दशकों तक वही तालिबान का सबसे बड़ा समर्थन करता रहा था। अब तालिबान उसे उसी भाषा में जवाब दे रहा है जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान से बात की थी, यानी ताकत और आत्मसम्मान की भाषा में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि पाकिस्तान में गाजा पीस प्लान के विरोध ने इतना बड़ा रूप क्यों लिया। तो पाकिस्तान में गाजा पीस प्लान को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अब दंगे और बगावत का रूप ले चुका है। तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी नामक कट्टरपंथी संगठन ने 9 अक्टूबर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप के गाजा शांति समझौते का समर्थन किया था। टीएलपी को यह लगा कि इस कदम से पाकिस्तान इजरायल का पक्ष ले रहा है, जबकि वहां के लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसीलिए साद हुसैन रिजवी ने लाहौर से इस्लामाबाद तक विशाल मार्च निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने इस मार्च को गाजा समर्थक और इजरायल विरोधी अभियान बताया। लेकिन जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भड़कती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की फायरिंग में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा घायल हुए। सड़कों पर धुआं, खून और अफरा तफरी का माहौल बन गया। खुद साद हुसैन रिजवी को भी 3 गोलियां लगीं और वे गंभीर रूप से घायल हैं। पंजाब के कई इलाकों में हालात बेकाबू हैं। प्रशासन ने इंटरनेट बंद किया है और मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है, ताकि यह खबर बाहर ना फैले। चलिए अब जानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई ने कैसे आग को और भड़का दिया। तो गुरुवार रात पंजाब पुलिस ने टीएलपी के मुख्यालय पर छापा मारकर साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच निकले। इस कोशिश ने पहले से गुस्साई भीड़ को और भड़का दिया। देखते ही देखते सड़कों पर हिंसा फैल गई। भीड़ ने पुलिस पर ईंटें पत्थर फेंके, वाहनों को आग लगाई और सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऑपरेशन रात 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चला, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी मारे गए और कई घायल हुए। भारी बैरिकेडिंग के बावजूद लोग सड़कों पर डटे रहे और पूरे पंजाब में जंग जैसे हालात बन गए। पुलिस ने अब तक 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन टीएलपी का दावा है कि उनके कार्यकर्ताओं को गोली मारी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद नाजुक हैं और धार्मिक संगठनों की ताकत सरकार से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि मिस्र में हुआ यह हादसा क्यों बना गाजा सम्मेलन से पहले बड़ी त्रासदी। तो मिस्र के लाल सागर किनारे बसे पर्यटन शहर शर्म अल शेख में एक भयानक सड़क हादसे ने पूरे अरब जगत को हिला दिया। ये वही शहर है जहां अगले ही दिन गाजा शांति सम्मेलन होने वाला था। कतर के 3 राजनयिक, जो अमीरी दीवान यानी कतर की सर्वोच्च सरकारी संस्था के अधिकारी थे, अपने वाहन से सफर कर रहे थे जब अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह दुर्घटना ठीक उस वक्त हुई जब मिस्र सरकार और अमेरिका मिलकर एक ऐसे शांति समझौते की तैयारी कर रहे थे जो गाजा पट्टी में युद्ध को रोक सके। हालांकि अब सभी जिंदा बंधकों की रिहाई हो चुकी है, लेकिन हादसे की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कतर के दूतावास ने तुरंत बयान जारी कर कहा कि सभी मृतकों के शव और घायलों को जल्द ही विशेष विमान से दोहा भेजा जाएगा। फिलहाल घायलों का इलाज शर्म अल शेख अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में जारी है। अब समझते हैं कि यह हादसा गाजा शांति सम्मेलन पर क्या असर डाल सकता है। तो यह सम्मेलन दुनिया की नजर में इसलिए अहम है क्योंकि इसमें 20 से अधिक देशों के नेता शामिल होने वाले हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मोदी जी ने न्योता इनकार कर दिया है। अब भारत की तरफ से कोई और प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक मध्य पूर्व में स्थिरता की नई दिशा तय कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। परंतु इस हादसे ने माहौल को दुख और तनाव से भर दिया है। इजरायली मीडिया में पहले यह दावा किया गया कि मारे गए राजनयिक कतर की शांति वार्ता टीम का हिस्सा थे, पर बाद में स्पष्ट किया गया कि वे केवल सरकारी प्रतिनिधि थे। चलिए अब जानते हैं कि आमिर खान मुत्तकी के दिल्ली दौरे ने कैसे बदल दी एशिया की राजनीतिक बिसात। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरे में अफगानिस्तान में भारत के तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने की घोषणा कर दी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।
इससे ये साफ संदेश गया कि भारत अब तालिबान सरकार के साथ सीधे और औपचारिक कूटनीतिक रिश्तों की दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिका की नीतियों ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि वॉशिंगटन अब पाकिस्तान पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा और तालिबान को भारत के करीब लाने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। अब समझते हैं कि तालिबान पाकिस्तान से क्यों दूर और भारत के करीब क्यों आ रहा है। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच अब दुश्मनी की दीवार खड़ी हो चुकी है। डूरन रेखा पर लगातार झड़पें हो रही हैं और पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले भी किए गए हैं। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद तालिबान को यह लगने लगा कि पाकिस्तान और अमेरिका उसके खिलाफ मिलकर साजिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान जानता है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय वैधता और आर्थिक स्थिरता चाहिए तो भारत उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में हमेशा अग्रणी रहा है और आज भी काबुल की जनता में भारत के प्रति सम्मान की भावना है। चीन भी इस पूरे खेल को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि अगर भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत हुए तो बीजिंग का प्रभाव कमजोर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।